श्री जयवर्धन जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं मांग संख्या 22 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के जो अनुदानों की मांगे हैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुई है, इस बजट के माध्यम से एक प्रकार से पूरे प्रदेश के अगले एक साल वित्तीय वर्ष 26-27 के अंतर्गत सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, पूरे मध्य प्रदेश के हर एक विभाग के अधीन किन किन योजनाओं पर सरकार गंभीर प्रकार से अगले एक साल में काम करेगी, उसकी पूरी योजना हमारे सामने इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत होती है। और लगभग जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि लगभग बजट 4.5 लाख करोड़ की प्रस्तुत की गई है मध्य प्रदेश की, और उसमें से माननीय अध्यक्ष महोदय लगभग 20-22 हज़ार करोड़ का बजट आवंटित हुई है नगरीय विकास विभाग के लिए, जो मात्र 5% है। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है और साझे सदन में अगर किसी का सबसे अधिक अनुभव भी इस विभाग का है तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट को माने 5% बजट देना ये उचित नहीं है। ये एक ऐसा विभाग है जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी मेरे पक्ष में यहाँ कह रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन मूल बात ये है कि जिस गति से शहर के क्षेत्र बढ़ रहा है, अधिकतर हम देख रहे हैं कि आज हर एक गांव का व्यक्ति भी जिसके पास ठीक ठाक आमदनी है, वो भी आज एक कमरा या एक फ्लैट निकट के शहर में लेता है उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए। और यही कारण है कि आज हर एक, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, प्रति वर्ष वहाँ के जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। और मेरा इसमें मानना था कम से कम 10% बजट शहरी विकास के लिए आवंटित होनी चाहिए थी। ये मेरा एक सुझाव माननीय मंत्री जी को रहेगा कि भविष्य में आप थोड़ा और ध्यान दें। जब इतने परिपक्व मंत्री कैलाश जी के रूप में हमारे पास मध्य प्रदेश में हैं, तो उनको उचित प्रावधान भी मिलना चाहिए है ताकि जो सभी ऐसी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस साल लगभग 1 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए पहली बार आवंटित किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर हम नगरीय विकास विभाग के अलग अलग मत क्रमांक देखें तो इसमें अनेक ऐसे योजनाओं में कमी की गई है। मैं सदन का ध्यान उल्लेख करना चाहता हूं मत क्रमांक 9631 पर, जहां नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण कार्य जो है उसकी राशि 220 करोड़ से कम करके 100 करोड़ की गई है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं मत क्रमांक 7668 का, जिसमें मूल के लिए एक मुश्त अनुदान जो पिछले वर्ष 1617 करोड़ का आवंटन किया गया था, इस बार 1057 करोड़ का किया गया, लगभग 550 करोड़ रुपए इसमें भी सरकार ने कम किए हैं। इसके साथ साथ जो मैं भी विषय पे आने वाला हूं, और क्योंकि स्वयं माननीय मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि किस प्रकार से जो दुर्घटना हुई थी भागीरथपुरा में, जिसने पूरे प्रदेश और देश को इस बात में सावधान किया है कि कहीं ना कहीं ऐसे अनेक पानी के स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं जिसमें मल मिल सकता है, जो बहुत ही हानिकारक हो सकता है हमारे प्रदेश और देश के नागरिकों के लिए। उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मत क्रमांक 1249 मल जल निकासी योजनाएं की स्थापना व निरीक्षण के लिए मात्र 15 करोड़ की राशि दी गई है, और अगर हम उसको जोड़ें मत क्रमांक 1215 के साथ तो जल की जो आपूर्ति है और उसकी सफाई के लिए मान्य मूल रूप से कुल मिला के मात्र 30 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है जब हम बात करें कि आज 400 से अधिक नगरीय क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में हैं। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हम बात करें कायाकल्प योजना की, मत क्रमांक
1189। तो इसमें भी कायाकल्प की योजना के लिए जहां 2024 में 600 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, 2025 में 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, इस साल मात्र 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। शायद इसलिए क्योंकि योजना शायद अब पूर्ण होने वाली है, लेकिन क्या जो शेष काम उसमें रह गया है उसके लिए भी अन्य और राशि का आप विचार करेंगे आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय। ये मुझे एक विषय पर आपत्ति थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आना चाहूँगा अमृत योजना पर, क्योंकि उस दिन जब सदन पर चर्चा हो रही थी तो समय सीमा के कारण उस पर मैं बोल नहीं पाया था। लेकिन अगर हम देखें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 2014 से लेकर 2026 तक अमृत योजना, जिसमें कि नल जल की व्यवस्था भी थी, सुवेज का काम भी था, लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं। और जो हादसा हुआ भागीरथपुरा में, इसमें ये बात सामने आई है, और शायद इसके बारे में ये बात ज़रूर है कि माननीय मंत्री जी को भी इसका अध्ययन है और मेरे से बेहतर आइडिया है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई है कि इसमें कहीं ना कहीं जो नर्मदा जल की लाइन थी भागीरथपुरा में, उसी के पास, उसके पैरेलल पूरी जो लाइन सुवेज की थी, मल की थी, वो उसके साथ रन कर रही थी। और जब क्रैक्स आए नर्मदा पाइपलाइन में, तो वहीं से जो मल का पानी था वो उसमें घुस गया था और जो अंत में जहरीला साबित हुआ था। मेरा इसमें एक आपसे आग्रह रहेगा माननीय मंत्री जी कि अमृत योजना में पिछले 10-12 साल में जिस गुणवत्ता का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसका कारण ये था कि जिन ठेकेदारों ने और जो डीपीआर के जो निर्माता थे, उनको आइडिया नहीं था कि आखिर सुवेज सिस्टम बनता कैसे है। और ये मैं आज कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के सामने अगर अर्बन डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चुनौती अगले 30-40 सालों की है तो वो सुवेज की है, खुले मल की है। आज भी लगभग अगर मान के चले कि 400 नगरीय निकाय हैं तो मुश्किल से 10 या 20 निकायों में 100% सुवेज कवरेज होगा। और आज भी जो वही निकाय जो आज आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो नई बस्तियां वहाँ पे आ रही हैं, वहाँ पर भी सुवेज कवरेज नहीं है। तो सबसे पहले मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि पिछले 12 साल में जो काम सुवेज का हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए है, क्योंकि उस पर जो क्वालिटी का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया था। और वही कारण है कि आज जो स्थिति भागीरथपुर में हुई थी वो स्थिति बनी थी। और मेरा इसमें यह भी आग्रह रहेगा कि आने वाले समय में जो भी ये काम नल जल के भी हुए थे, नर्मदा पाइपलाइन के और अमृत योजना के माध्यम से, ये कौन कौन ठेकेदार थे जिन्होंने सरकारी पैसों के साथ दुरुपयोग किया है, उनकी भी अध्यक्ष महोदय जांच होनी चाहिए है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम बात करें तो ऐसे अनेकों और विषय हैं जिन पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आशीष जी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में अनेकों घरों का निर्माण हुआ है, चाहे वो एचपी के माध्यम से हो, चाहे वो बीएलसी के माध्यम से हो। लेकिन कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बीएलसी के जो आवास होते थे, उनके अब नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई भी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब रजिस्ट्री उसमें अनिवार्य हो गई है, जिससे कि ना के बराबर नए उसमें नाम जोड़े जा रहे हैं। तो मेरा इसमें यही निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि जो बीएलसी का जो निर्माण के जो नियम हैं उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, क्योंकि आखिर जो व्यक्ति मांग कर रहा है कि उसको अपने घर के पक्के निर्माण के लिए 2.5 लाख की राशि सरकार से मिले, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास रजिस्ट्री होगी, क्योंकि लोग अत्यंत गरीब हैं जिनके पास क्षमता ही नहीं है पक्के मकान निर्माण करने की। तो लगभग जो पिछले 1-2 साल में जो आवास के नाम आए हैं, ना के बराबर आए हैं। कोई शहरों में 10 नाम आए हैं, कहीं 20 नाम आए हैं, कहीं 30 नाम आए हैं। लेकिन जो आज भी एक जो सोच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यूनिवर्सल कवरेज हो, अध्यक्ष महोदय, अगर हम यही नियम लागू रखेंगे तो हम उस लक्ष्य के पास नहीं आ पाएंगे। तो मेरा इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उसके नियम कहीं ना कहीं रिलैक्स किए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बात करें स्वच्छ भारत की, तो स्वच्छ भारत के विषय में इंदौर ने ज़रूर एक ऐसा नाम स्थापित किया है
जिसकी आज भी चर्चा पूरे देश में है। 8 बार लगातार पुरस्कार जीतना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अगर हम स्वच्छ भारत के अधीन भी जो अलग अलग मत क्रमांक हैं उनको देखें तो मत क्रमांक 1335 में पिछले वर्ष 40 करोड़ की राशि दी गई थी, इस बार मात्र 27 करोड़ की राशि दी गई है। हम बात करें मत क्रमांक 1356 की तो वहीं पिछले साल लगभग 80 या 90 करोड़ की राशि दी गई थी, उसमें भी मात्र सरकार अब तक 35 करोड़ रुपए खर्च कर पाई, शेष राशि खर्च ही नहीं कर पाई। और इस साल भी उसमें कम करके 67 करोड़ की राशि दी गई है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक और पॉइंट कहना चाहूँगा। जैसा आशीष जी ने भी कहा था कि आज भी स्वच्छ भारत के अधीन अलग अलग प्रकार की उसमें योजनाएं अलग अलग शहरों में है। अगर इंदौर में जो मॉडल आज प्रसिद्ध है पूरे देश में, उसमें ऐसा मॉडल का उपयोग किया गया जहां पर प्रति घर पे जाकर डोर टू डोर जाके सेग्रीगेशन किया गया था सूखे और गीले कचरे का। लेकिन हम बात करें जबलपुर की तो वहां पर ये उद्देश्य था कि जो भी कचरा एकत्रित किया जाएगा उससे ऊर्जा बनाई जाएगी, जो इतना सफल नहीं हो पाया था। और मेरा इसमें मंत्री जी से आग्रह रहेगा, हम अगर मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं और मध्य प्रदेश के अधीन ही एक शहर ने अव्वल नंबर प्राप्त किया है पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्यों ना पूरे देश में, तो क्यों ना इंदौर मॉडल सभी 400 निकायों में लागू किया जाए। इसमें क्या बुराई है और क्यों नहीं कर पा रहे हम? आखिर जो एनजीओ, जो वॉलंटियर्स और जो कंपनी जिन्होंने इंदौर नगर निगम के लिए दिन रात मेहनत की थी, जिनके मेहनत के कारण आज इंदौर नंबर 1 है, लेकिन वही लोग आज पूरे प्रदेश में काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा आपको सुझाव है कि आप उन्हीं लोगों के साथ बैठकर एक उनके साथ योजना बनाएं जिसके माध्यम से पूरे जो एक एक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में वही इंदौर मॉडल लागू हो, जिससे कि हम देश को दिखा पाए कि चाहे शहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर इंदौर मॉडल जिसके माध्यम से विकेंद्रीकरण के द्वारा घर घर पे कचरा का को एकत्रित किया गया था और फिर उसका निष्पादन किया गया था, तो अगर यही मॉडल हम पूरे प्रदेश के हर निकाय में लागू करेंगे तो इससे भी एक बड़ा संदेश माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे देश में जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए अमृत योजना और जो योजना का मैंने उल्लेख किया था, उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनके माध्यम से भी काफ़ी राशि आती है। काफ़ी उनका भी जो निर्माण कार्य होते हैं शहरों में, उनका बड़ा योगदान होता है। उसमें 3 प्रकार के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से काफ़ी राशि मध्य प्रदेश में आई है। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक और तीसरा है KFW। अब इन तीनों संस्थाओं में अगर आज हम इस बजट को देखें या जो अलग अलग जो इसमें जो मत क्रमांक को देखें तो ADB में अभी भी वर्तमान में काम किया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और KFW का काम अब 0 हो चुका है। अगर हम आज भी स्थिति हमारे प्रदेश की देखें तो आज भी ज़रूरत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनका जो वैल्यू ऐड है, उनके जो हम सलाह हमको मिल सकती है, उस पर हम उनसे और इंगेज करें, उनसे और बात करें, ताकि हम छोटे शहरों में और नई योजना ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने रिक्वेस्ट किया था ADB से कि कोई आप एक मॉडल प्रोजेक्ट लाएं जिसके माध्यम से जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, आप 1 या 2 शहर लें और उनमें चाहे काम सूरज का हो, क्योंकि अगर हम आज हमारा सूरज देखें तो मात्र ठेकेदार 5 फुट खोद के सूरज लाइन खोद देता है, जबकि शहरों में कम से कम 10-15 फुट नीचे वो सूरज लाइन जाती है, पूरा काम पक्का किया जाता है, अलग चेंबर बनता है, तो वही सफल हो पाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की DPR बने सूरज को लेके और मात्र 1 या 2 शहर में उसका आप उपयोग करें, उसका प्रयास करें, उसका मतलब एक प्रकार से उसका उदाहरण बनाएं। तो उस समय रावगढ़ और बैतूल नगर पालिका ली थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो शहर बदल दिए गए। माननीय पूर्व मंत्री जी यहाँ उपस्थित है, भूपेंद्र सिंह जी, एक शहर उनके यहाँ से लिया गया था और एक शायद जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के क्षेत्र से लिया गया था। लेकिन अगर इसमें आप और कुछ शहर ले लें
क्योंकि इससे माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम आने वाले समय में मॉडल टाउन बनाएंगे, अगर हम आज कहें कि हम इंदौर को या भोपाल को, जबलपुर को, नगर निगम को मॉडल टाउन के बारे में हम विचार करेंगे तो वो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, उनमें आप 1-2 शहर ले लीजिए, चाहे वो धार्मिक शहर हो, चाहे वो अन्य पर्यटक शहर हो, वहाँ पर 100% सूएज कवरेज दिखाकर और वहाँ पर एडीबी, वर्ल्ड बैंक, KFW के साथ टाई अप करके 1 या 2 मॉडल शहर दिखाएं। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इससे अच्छा संदेश जा सकता है, क्योंकि उसी प्रश्न के बारे में मैं वापस एक बार उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने उस प्रश्न में पूछा ये भी था कि 2023 से लेकर आज तक कितने शिकायतें आई हैं जल को लेकर इंदौर नगर निगम में, तो उत्तर में आंकड़ा दिया गया 45,000 शिकायतें मात्र 2.5-3 वर्ष में। तो ये दिखाता है कि आज भी कहीं ना कहीं आम नागरिक दूषित पानी का सामना कर रहा है, और इसको बेहतर और इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आज के समय आधुनिक टेक्निक्स है हम उनका उपयोग करें, जिससे कि हम बेहतर व्यवस्था हर शहर में दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आशीष शर्मा जी ने उल्लेख किया था मेट्रो के बारे में भी। मैं उसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी भी मेट्रो को पूर्ण होने के लिए काफ़ी समय रह गया है, और उसमें मेट्रो इंदौर या भोपाल में तभी सफल हो पाएगा जब हम मेट्रो को जोड़ेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में, चाहे वो व्यवस्था बस की हो, चाहे व्यवस्था टैक्सीज की हो, चाहे ऑटो रिक्शा भी हो। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो सरकार के द्वारा एक कॉमन कार्ड दिया जाता है। उस कॉमन कार्ड के माध्यम से कोई भी यात्री, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी भी हो या ऑटो भी हो, उसका उपयोग कर सकता है। तो अगर अभी हमारे पास समय है, अभी भी शायद जो पूरा काम मेट्रो का है उसको पूर्ण होने में कम से कम 3-4 साल और लगेंगे। तो इसीलिए अगर आप अभी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे मेट्रो के साथ, तो इसमें हमको काफ़ी सफलता मिल सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 पॉइंट और है अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल अब एंड ही कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय मास्टर प्लान का है, और आज पूरा प्रदेश ये बात जानता है कि किसी कारण से 2005 के बाद भोपाल मास्टर प्लान बन नहीं पा रहा है, जबकि हमने इसको प्रस्तुत भी किया था मार्च 7, 2020 को। लेकिन और इंदौर का भी भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि लगातार विलंब होते जा रहा है। इसमें इसी विषय को लेकर CAG ने भी इस बार आपत्ति की है कि ऐसा क्या कारण है कि सरकार जानबूझ के मास्टर प्लान नहीं प्रस्तुत करना चाह रही है। और इसमें जो एक बड़ा कारण सामने आ रहा है कि अगर मास्टर प्लान प्रस्तुत नहीं होगा तो सीधा हर नागरिक को या हर व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है उनको चक्कर काटने पड़ेंगे TNCP के, भोपाल के जो अधिकारियों के, और वही ये पूरा काम लेन देन का होता है। तो माननीय मंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि भोपाल मास्टर प्लान जो लगभग 20 साल पेंडिंग पड़ा है, उसको, जिसकी आप मेरे से बेहतर जानते हो उमाकांत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक और विषय पर आना चाहूँगा। मैं जब मंत्री बना था तो मैं गया था बाबूलाल गौर साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे एक बात ही कही थी कि अब तुम एक विभाग के मंत्री नहीं हो, तुम 400 अलग सरकारों के मंत्री हो। क्योंकि आज के समय अगर हम नगरीय विकास मंत्रालय को देखें तो हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका, हर नगर निगम एक स्वतंत्र संस्था होती है। उनकी अलग बजट बनती है, उनकी अलग आय होती है, उनके अलग व्यय होते हैं, और वो स्वयं अध्यक्ष या महापौर और कमिश्नर या CMO मिलकर अपनी बजट बनाते हैं। और इसी के संबंध में अगर हम बात करें तो आज हर नगर निकाय कहीं ना कहीं जो मांग उस शहर की है वो अपनी बजट के अनुसार, या जो कर प्रदेश से हर निकाय को मिल रहे हैं, या अमृत योजना की हम बात करें, अन्य योजनाओं की बात करें, उससे आज भी नगर पंचायत, नगर पालिका पूरा काम नहीं कर पा रही है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो हर शहर में अनेक ऐसी कीमती ज़मीनें हैं जो शहर के बीच में हैं, शहर के आसपास के क्षेत्र में हैं। अगर, और वो सब शासकीय ज़मीनें आती हैं, अगर आप निर्देश दें माननीय मंत्री जी हर CMO को और हर आयुक्त को कि कौन कौन सी शासकीय ज़मीनें हैं जिनको नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम नीलाम कर सकते हैं, जिससे कि उस परिषद में
बेहतर आमदनी होगी और उस आमदनी के माध्यम से हम और बेहतर काम कर सकते हैं। इस पर विचार होना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस विभाग को खतरे में डाल रहा है, मैं उसका उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने पिछले हफ्ते ही एक और प्रश्न पूछा था विधानसभा में, जिसमें मैंने ये पूछा था कि भोपाल में नगर निगम की एक नई बिल्डिंग बन रही है, जिसका प्रथम टेंडर 22 करोड़ का हुआ था। टेंडर उस ठेकेदार को मिलने के बाद वो 3 बार रिवाइज हो चुका है और आज वही टेंडर जो 22 करोड़ का था, आज उसमें 72 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे अनेक और उदाहरण हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, लेकिन जो ये प्रकार की प्रथा है, जहां आप पहले निकाल रहे हो टेंडर 22 करोड़ का और धीरे धीरे उसमें आइटम जोड़ के उसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए आप उसको 3 गुना कर रहे हो। यही कारण है कि आज भी जो हर एक राशि का सदुपयोग होना चाहिए है, वो सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे अलग अलग ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही स्थिति आज जो भी 400 शहर हैं वहां पे जो काम हो रहा है पाइपलाइंस का, यही स्थिति है अध्यक्ष महोदय। मैंने ये प्रश्न पूछा था और इसमें मुझे जानकारी मिली है कि जहां नल जल योजनाओं के लिए जो काम चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, उसमें 522 करोड़ में से केवल 270 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी पैसा सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, क्योंकि ठेकेदार की मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए है वो सरकार नहीं कर पा रही है। ठेकेदार सही जो क्वालिटी है वो काम कर नहीं पा रहा है। और इसीलिए अगर आज कोई परेशान हो रहे हैं, कोई त्रस्त हो रहे हैं, कोई पीड़ित है, तो आज जो हमारे प्रदेश के शहरी के नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी विस्तार से हमको संबोधित करें और कुछ अच्छे इसमें जो सुझाव हैं उनको लेकर आने वाले बजट में इनको शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।